सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे, यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड के बारे में बात करेंगे। सो क्रूड ऑयल के बारे में अगर हमें पहले बात करनी है तो 77.44 पर बैरल पे ब्रेंट क्रूड अभी चल रहा है। So falling crude oil prices is very positive for us, but there is a concern about increasing conflict between Iran and Israel. So अब ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब बातें ऐसे चल रही कि एज अर्ली एज टुमारो ये अटैक्स मतलब ईरान इजराइल पे अटैक कर सकता है, ऐसी बातें चल रही है। सो अगर ये एस्केलेशन और ज्यादा यहाँ पे हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्रूड ऑयल प्राइसेस पे हो सकता है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो दैट इज अ रिस्क करेंटली वी आर कैरिंग। बाकी यूएस की अगर 10 ईयर जिसे यील्ड के बारे में बात करेंगे, सो दैट पर्टिकुलर यील्ड इज कंटिन्यूअसली कमिंग डाउन 3.80% के नीचे ये यील्ड अभी ट्रेड कर रही है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि ये यील्ड इतनी ज्यादा कम है? तो उसके पीछे का रीजन है यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स जो आए हैं। जुलाई महीने में 4.3% का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट रहा यूएस का, इंक्रीज्ड फ्रॉम 4.1% इन जून। सो ये जो हायरिंग स्लो हो रही है, ये बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रहा है और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व बिहाइंड द कर्व चल रहा है, ऐसे बोला जा रहा है। यानी कि सिचुएशंस आने के बहुत बाद रिएक्शन फेडरल रिजर्व की तरफ से आएगी। अब यही वो चीज है, इसकी वजह से बहुत सारे प्रेडिक्शंस ये सामने आ रहे हैं कि शायद फेडरल रिजर्व इंस्टेड ऑफ ओनली टू रेट कट्स ऑफ 0.25% शायद 0.50% के टू रेट कट्स कर सकता है। यानी कि पॉलिसी रेट्स कैन गो डाउन बाय कंप्लीट 100 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 1% इन दिस कैलेंडर ईयर। मतलब दिसंबर तक दो रेट कट हम देख सकते हैं। ये प्रेडिक्शंस मार्केट अभी यहां पे कर रहा है। सो यूएस का जॉब मार्केट स्लो होना, उसके बाद पीएमआई के नंबर्स खराब आना, देन जीडीपी के नंबर्स भी उसी की वजह से इंपैक्ट हो सकते हैं, यानी कि ग्रोथ नंबर्स विल गेट इंपैक्टेड। एंड दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा बिहाइंड द कर्व ना रहने की कोशिश फेडरल रिजर्व की तरफ से हो सकती है। और उसी का नतीजा ये हो सकता है कि शायद एग्रेसिवली फेडरल रिजर्व यहां पे रेट कट कर सकता है। अब वही देखने जैसा होगा। एटलीस्ट पॉली जो 10 ईयर जिसे यील्ड है, ये तो वही सजेस्ट कर रही है कि एग्रेसिव रेट कट शायद फेडरल रिजर्व की तरफ से हो सकते हैं। और इस बार जो पॉवेल जी ने जो कमेंट्री दी थी उसमें इन्फ्लेशन पे तो बात हुई थी, बट उन्होंने ये भी बोला था कि अगर जॉब के नंबर्स डिसअपॉइंट करते हैं, वो भी नंबर्स को के लिए हम रिएक्ट कर सकते हैं। सो अब जॉब के नंबर्स ने जब डिसअपॉइंट कर दिया है तो शायद नेक्स्ट मीट में रेट कट ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल मानी जा रही है। सो दैट्स व्हाई ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनारियो डेवलप हो रहा है। इस पे भी हमने हमारी नजर रखनी चाहिए। उसका जो इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली आई थिंक यील्ड्स के नीचे जाने का से पॉजिटिव तो होगा, बट जिस तरीके से जॉब मार्केट खराब हो रहा है उसका इम्पैक्ट शायद रिजल्ट्स पे भी दिख सकता है। यानी कि कंपनीज आर नॉट दैट पॉजिटिव अबाउट द आउटलुक। तो अब वो इम्पैक्ट्स अगर दिखेंगे तो हमने ऑलरेडी देखा है कि कुछ अमाउंट ऑफ करेक्शन वी हैव सीन इन दी यूएस इक्विटी इक्विटी मार्केट्स बिकॉज रिजल्ट्स बहुत खराब हो रहे हैं। इंटेल तो ये एक स्टॉक 30% से नीचे गया। रिजल्ट्स काफी खराब थे, लॉसेस बुक किए हैं इस क्वार्टर में उन्होंने, जहां की लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में प्रॉफिट्स थे। 15,000 लोगों को निकालने का भी उन्होंने बोला है। तो ये सारी चीजें जो है डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव न्यूज, जिसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे भी हो सकता है इन दी शॉर्टर ड्यूरेशन, और उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट ओवरऑल ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पे भी हो सकता है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और कैसे ये यूएस के रेट कट्स
हमारे लिए पॉजिटिव हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो जिस तरीके से हमने देखा है कि आफ्टर दी रशिया यूक्रेन वॉर, जिस तरीके से प्राइसेस ऊपर गए, फिर इन्फ्लेशन भी ऊपर चला गया, उसके बाद जिस तरीके से रेट हाइक्स किए गए यूएस की तरफ से या फिर अदर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी, तो उसी का नतीजा ये था कि हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बहुत सारा कैपिटल जो था वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पार्क होने लग गया। अब जब रेट कट्स हो रहे हैं तो वहां पे आफ्टर द रेट कट्स, और रेट कट्स एग्रेसिव भी हो सकते हैं, उसके बाद द फिक्स इनकम सिक्योरिटीज वाला जो एलोकेशन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, दैट कैन स्टार्ट फाइंडिंग अदर ऑल्टरनेटिव्स, और जिसमें ये पैसा जो है वो ऐसी इकोनॉमीज को की तरफ जा सकता है जिनके यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अच्छी हो रही है, कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेल, ये सारी चीजें हो सकती है। अब ये अगर होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उस केस में ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफआईआईज हो, तो इनके फ्लोज इंडिया में बढ़ सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव साइन। दिस विल नॉट हैपन इमीडिएटली, अरे चलो 10-15 दिन में ये हो गया, बट द ट्रेंड विल स्टार्ट शिफ्टिंग, द ट्रेंड ऑफ मनी फ्लो इनटू इंडिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग केस। सो इसीलिए ये जो पैसा है फॉर स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। माना कि वो कमिटमेंट वाला कैपिटल नहीं होता है, वो अपॉर्चुनिस्टिक कैपिटल होता है, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी काफी ज्यादा पैसा वहां पे आ सकता है। सो वो कमिटमेंट वाला पैसा होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, वो स्ट्रैटेजिक स्टेक्स लिए जाते हैं उस पैसों की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स काफी इंटरेस्टिंगली प्ले आउट हो सकते हैं। ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में इंडिया इज वेरी वेल पोजिशन, इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग रियली वेल, द डेस्टिनेशन इज क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब गवर्नमेंट भी फॉर्म हो चुकी है, पॉलिसी कंटिन्यूटी भी नजर आ रही है, सो आई थिंक बजट अनाउंसमेंट्स भी हो गए हैं, वहां पे भी कोई पॉपुलिज्म देखा नहीं गया है। तो ये सारे फैक्टर्स फ्लोज के लिए काफी पॉजिटिव हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इंडियन इकोनॉमी के परफॉर्मेंस की वजह से हम अच्छा खासा कैपिटल इनफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। आरबीआई जो है वो अपने पॉलिसी रेट्स यानी कि रेपो रेट्स अनचेंज्ड ही रखने का मतलब रख सकता है, ऐसा माना जा रहा है नेक्स्ट मीटिंग में, बिकॉज आरबीआई स्टिल नॉट कन्विंस्ड अबाउट द इन्फ्लेशन नंबर्स। दे आरबीआई स्टिल फील्स कि 5.1% ये हाई नंबर है इन्फ्लेशन का, इट नीड्स टू गो डाउन। द टारगेट फॉर आरबीआई इज 4%, की 4% के नजदीक जाने के बाद ही वहां पे रेट कट्स लिए जाएंगे। दो जैसे कि हमने देखा है कि कनाडा के सेंट्रल बैंक ने रेट कट किया है, देन अपना इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक ने भी रेट कट किया है, शायद जल्द ही फेडरल रिजर्व भी रेट कट कर सकता है। तो उसके बाद शायद थोड़ा बहुत आई थिंक एक प्रेशर वैसा बन सकता है रेट कट के लिए, बट जब तक जीडीपी ग्रोथ नंबर्स आर कमिंग आउट टू बी गुड, जॉब के नंबर्स भी कोई डिसअपॉइंटमेंट अगर नहीं होगी इंडिया में, प्लस मॉनसून ऐसे ही चलता रहा अच्छी तरीके से, तो फूड इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आ जाएगा, फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, तो देन आई थिंक आरबीआई कैन स्टार्ट थिंकिंग टू कट द रेट्स। तो ये जो कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसमें 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं और 3 आरबीआई ऑफिशियल्स होते हैं, दे डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट दीज थिंग्स, रेट कट करना है या बढ़ाना है या स्टेटस को मेंटेन करना है। सो वो सारी चीजें होती है। ऑलरेडी हमने देखा है 250 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक्स किए गए थे, रेपो रेट हाइक किया था आरबीआई ने फ्रॉम मई 2022 टिल फरवरी 2023, और उसके बाद एक स्टेटस को मेंटेन किया गया है। सो अब आने वाले समय में वी कैन एक्सपेक्ट कि एंड ऑफ 2024 कैलेंडर ईयर शायद वहां पे रेट कट हम होते हुए देख सकते हैं, और वो रेट कट इज नॉट गोइंग टू बी अ वन टाइम एक्टिविटी। आई थिंक सीरीज ऑफ रेट कट्स विल फॉलो आफ्टर द फर्स्ट रेट कट। सो देखते हैं अब कब होता है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में या स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो अभी सेबी ने एक नंबर भी डिक्लेयर किया था, 60,000 करोड़ रुपए के लॉसेस हुए हैं एफ में रिटेल इन्वेस्टर्स को। सो ये और जो आंकड़ा है ये रिटेल इन्वेस्टर्स का जिन्होंने लॉस लिया है,
वो नंबर सामने आया है, दैट नंबर इज 92.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर. अगेन रिपीटिंग द नंबर, 92.5 lakh retail investors have lost money in F&O in FY24, और टोटल लॉस रहा है 60,000 करोड़ रुपीस का. और इसीलिए सेबी इज ट्राइंग टू प्रपोज अ प्लान कि जहां पे एफ एंड ओ ट्रेडिंग थोड़ी सी कम हो या एक्टिविटी कम हो, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन उसमें कम हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं. तो ये स्पेकुलेटिव जो मनी है, जो एलोकेशन हो रहा है लोगों का, अब यही पैसा अगर बैंक के एफडीज में चला जाता, बिकॉज दीज आर लॉसेस, मतलब अल्टीमेटली जीरो सम गेम में रिटेल इन्वेस्टर 92.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स अल्टीमेट जीरो सम गेम में लॉस मेकर्स रहे, और जो प्रॉफिट मेकर्स थे वो पैसा लेके चले गए. सो अब मतलब यहाँ पे सेबी भी प्रपोज कर रहा है कि भाई कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए कि ऐसा ना हो, कि मतलब डिटरेंट क्रिएट किए जाए. और अगर ये हो जाता है और फिर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ अगर ये इन्वेस्टर्स जाते हैं, स्पेसिफिकली बैंक एफडीज, बैंक डिपॉजिट्स की तरफ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर के लिए भी हो सकता है. तो ये अगर होता है तो अच्छा खासा पैसा डिपॉजिट्स में जा सकता है. नॉर्मली अगर लॉसेस हो जाए तो वो जो भी इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, दे वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम एनी स्टॉक मार्केट एक्टिविटी, जिसमें डायरेक्ट इक्विटी भी हो सकता है, जिसमें फंड्स भी हो सकते हैं. सारी चीजों से वो खुद को दूर रखना चाहेंगे और अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ वो जा सकते हैं. अब वही देखना होगा. तो जैसे एसबीआई के जो चेयरमैन है खेरा साहब, उन्होंने भी यही बोला है कि अगर ये होता है तो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग मोर डिपॉजिट्स फ्रॉम दीज इन्वेस्टर्स. और जो क्रेडिट ग्रोथ का टारगेट एसबीआई का है वो अराउंड 15% का है, FY25 में 8% का डिपॉजिट ग्रोथ. तो म्यूटेड ही डिपॉजिट ग्रोथ के टारगेट्स इन बैंक्स ने रखे हुए हैं. तो अब देखते हैं कि वहां पे कुछ अच्छे पॉजिटिव सरप्राइजेस बैंक्स को मिलते हैं क्या इन डिपॉजिट ग्रोथ. अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में मारुति सुजुकी के बारे में बात करेंगे. मारुति सुजुकी इज गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल and promote diverse eco-friendly technologies in financial year 25. So FY25 में उनका फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लोकल मार्केट में आने वाला है. सो देखते हैं अब वो कैसे रहता है, कैसे मतलब दिल पे पत्थर रख के फाइनली ईवी लॉन्च कर रहा है मारुति सुजुकी. अदरवाइज आरसी भार्गवा जी जो चेयरमैन है मारुति सुजुकी के, ही वाज नॉट दैट पॉजिटिव अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ही वाज वेरी मच focused on the other eco-friendly technologies like hybrid, biogas, flex fuel and CNG technologies. उस पे भी फोकस रहने वाला है. तो अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लॉन्च करने वाले हैं. दे डोंट वांट टू बी seen as left behind in this particular थॉट प्रोसेस. तो अब देखते हैं. वैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे कंपनी का फोकस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी की वजह से भी 35-45% तक फ्यूल कंजम्पशन कम हो सकता है. स्पेसिफिकली अगर हम पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं, पेट्रोल व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं, बाकी उनका फोकस एसयूवीज पे बहुत ज्यादा है. बट दे आर नॉट गोइंग टू इग्नोर दी स्मॉल कार्स. तो स्मॉल कार्स का सेल्स जो है वो बहुत इसेंशियल है फॉर अट्रैक्टिंग फर्स्ट टाइम बायर्स टू दी फोर व्हीलर मार्केट, ऐसा उनका कहना है. एंड दैट्स व्हाई दे वुड लाइक टू कंटिन्यू डूइंग द स्मॉल कार बिजनेस ऑल्सो और फोकस इन इंडिया. अब देखते हैं कि वैसे हाइब्रिड व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस मारुति सुजुकी का है. साथ में टोयोटा का भी है, बट आई थिंक गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही है उनकी, सिर्फ मतलब नाम अलग है, थोड़ा बहुत बॉडी स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. बट अदरवाइज आई थिंक हाइब्रिड में काफी अच्छा सक्सेस मारुति सुजुकी को यहाँ पे मिलता हुआ हम देख रहे हैं. रिजल्ट्स आर आल्सो सजेस्टिंग द सेम थिंग. अब टाटा ग्रुप के बारे में बात करेंगे. टाटाज ₹27,000 असम चिप फैसिलिटी जो है वो ऑपरेशनल होने वाली है इन 2025. सो जागीर रोड आसाम, जागीर रोड ये एक जो जगह है आसाम में, वहां पे ये फैसिलिटी आने वाली है. 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगी. इस फैसिलिटी के लिए अराउंड 27,000 जॉब्स क्रिएट होने वाले इस फैसिलिटी की वजह से, जिसमें 15,000 डायरेक्ट जॉब्स होने वाले हैं मतलब कंपनी के पास, और 12,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं.
जिसमें से 1,000 लोगों को ऑलरेडी एम्प्लॉय किया गया है और ट्रेन भी किया गया है। असम के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर हिमंत बिश्वा मिश्रा शर्मा जी, तो उन्होंने फुल सपोर्ट का एश्योरिटी दिया है टाटा ग्रुप को, और एक ग्रेटिट्यूड भी उन्होंने दिखाया है टुवर्ड्स टाटा ग्रुप की। उन्होंने टाटा ग्रुप ने आसाम को चुना ओवर अदर स्टेट्स। ऊपर से और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि होटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो सेट करने वाले हैं टाटा ग्रुप इन आसाम। तो इंडियन होटल्स कंपनी इज फोकसिंग ऑन दैट स्पेसिफिकली। काजीरंगा के आजू बाजू में दे आर प्लानिंग न्यू ताज रिसोर्ट ऑल्सो। सो उस हिसाब से आई थिंक टाटाज आर फोकसिंग मोर ऑन आसाम। सो इसकी वजह से डेफिनेटली जॉब जनरेशन भी वहां पे हो सकता है। और इस दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नीड्स टू बी मोर एंड मोर डेवलप्ड। वो और ज्यादा हमारे साथ जुड़ना चाहिए ये सब चीजों में, ग्रोथ के एंगल से अगर हम देखते हैं तो। ऊपर से ये जो सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी आने वाली है आसाम में, तो ये एंटायर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया को मतलब आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। सो टाटा की भी एक कमिटमेंट यहाँ पे नजर आ रही है टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली अगर ये प्रोजेक्ट के हिसाब से हम देखते हैं तो आसाम की तरफ। अब एसबीआई के बारे में बात करेंगे। एसबीआई के भी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है। पैट ईयर ऑन ईयर हार्डली कुछ बढ़ा है, मार्जिनली 0.9% से। सो बट ओवरऑल जो है कंपनी की अगर हम बात करते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 5.71% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। द करंट नंबर इज 41,125 करोड़ रुपीज। ऑपरेशनल निम्स जो है वो 3.22% के है। ये डाउन हुए ईयर ऑन ईयर 11 बेसिस पॉइंट से। डोमेस्टिक एनआईएम्स आर आल्सो डाउन बाय 12 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर। द करंट नंबर इज एट 3.35%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 26,449 करोड़ रुपीस का है ईयर ऑन ईयर, अब बाय 4.55%। ग्रॉस एडवांसेस की यानी कि लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो 15% से ये ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। बट डिपॉजिट्स जो है वो हार्डली 8.18% से बढ़े हैं। टोटल लोन्स यानी कि ग्रॉस एडवांसेस का नंबर जो है वो 38.12 लाख करोड़ रुपीस का है, एंड टोटल डिपॉजिट्स का नंबर है 49.01 लाख करोड़ रुपीस का। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 16 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ी है, एंड द करंट क्रेडिट कॉस्ट नंबर इज एट 0.48%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 0.32% की थी। यानी कि पेन यहाँ पे थोड़ा सा स्लिपेजेस वगैरह इसके पेन थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये नंबर कोई अलार्मिंग नहीं है 0.48%, but the trend is suggesting that ki these things are increasing. So I think that is not a positive sign, but overall थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में स्लिपेजेस वगैरह हमने देखे हैं। सो बहुत अच्छा टाइम हमने इन बिटवीन बैंक्स में देखा था, बट एनपीएस साइकिल्स आते जाते रहेंगे, एंड इसीलिए अब यहां से रिस्क मैनेजमेंट सारी बैंक्स का देखना उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो टाइटन के बारे में है। टाइटन के भी क्वार्टर वन FY25 के रिजल्ट्स आए हैं, एंड रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड। नेट प्रॉफिट इज डाउन बाय 1% ईयर ऑन ईयर। द नंबर इज एट 770 करोड़ रुपीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो वो 9% से बढ़ा है। द करंट नंबर इज 11,263 करोड़ रुपीज। एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो एबिटा 9.8% से बढ़ा है, 1,211 करोड़ रुपीस पे गया है। एबिटा मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ा है, फ्रॉम 9.9% टू 10.1%। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बड़े इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, LIC ओन्स अराउंड 1.78% ऑफ द टाइटन कंपनी। ज्वेलरी सेगमेंट जो है वो 88% ऑफ द टोटल ओवरऑल रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, जो 10% से यहाँ पे बढ़ा है। ग्रोथ जो है वो इतनी मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आई है। एक तो हाई गोल्ड प्राइसेस ये डिमांड को थोड़ा सा डैम्पन करते ही है, प्लस फ्यूअर वेडिंग डेज थे लास्ट क्वार्टर में। इंक्रीज कंपटीशन ये भी एक एंगल था, और हीट वेव भी यहाँ पे ओवरऑल डिमांड को इम्पैक्ट किया है। स्टोर एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, सो द कंपनी एडेड 17 न्यू स्टोर्स इन Q1 FY25, इंक्लूडिंग न्यू स्टोर्स इन टाइटन वर्ल्ड, हेलियोस, फास्ट ट्रैक, टाइटन आई प्लस एंड कैरेटलेन। एक नया ब्रांड भी उन्होंने प्रीमियम सन ग्लासेस का लॉन्च किया है, रनवे। तो इसका भी एक एक्सक्लूसिव स्टोर उन्होंने बेंगलुरु में ओपन किया है। ये अभी हमने देखा बजट में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है,
सो दिस विल हैव अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। सो उस हिसाब से कंपनी के लिए वो न्यूज काफी पॉजिटिव है। बट एक चीज हमने देखनी होगी यहाँ पे कि ओवरऑल एक प्रेशर देखा गया है टाइटन के स्टॉक में कंपेयर टू द अदर गोल्ड, जो गोल्ड रिलेटेड बिजनेसेस की कंपनीज है। सो एक स्केर्सिटी प्रीमियम जो पहले टाइटन को बहुत ज्यादा मिलता था, वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे लिस्टेड हो चुके हैं, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग अवे। प्लस द ग्रोथ नंबर्स आर आल्सो नॉट जस्टिफाइंग द प्रीमियम वैल्यूएशंस। सो दैट्स व्हाई कि और कोई नया ऐसा सेगमेंट नहीं मिल रहा है जो ज्वेलरी की तरह बहुत ग्रो करेगा ऐसा लग रहा है। प्लस अभी हमने देखा है कि आदित्य बिरला ग्रुप भी ज्वेलरी बिजनेस में इंडिया इंडिया में एग्रेसिवली आने वाला है। सो उसका भी उस तरीके से भी एक ओवरऑल, माना कि अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज का शिफ्ट बहुत बड़ा होगा, बट स्टिल अगर नए नए ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आते रहेंगे वो भी बड़े बड़े ग्रुप से, सो दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर बिजनेसेस, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो ये आज का न्यूज रिपोर्ट था दोस्तों। कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investornet.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉडल पोर्टफोलियोज विच कैन हेल्प यू इन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर प्लस, हमारे स्टॉक्स के और म्यूचुअल फंड्स के रिसर्च के प्रोडक्ट्स है। तो ये अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो investornet.in को विजिट करो। कॉम्बो ऑफर्स, 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी आपको मिल सकते हैं। investornet.in इस वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।